So good morning class. Today we'll start with class 9 economics chapter 2 people as resource. This is our fifth lecture and in this lecture we will study about the literacy in India. So हम इस टॉपिक में देखेंगे कि इंडिया में जो है लिटरेसी रेट कितना है और गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से प्लान्स बना रही है, डेवलपमेंट स्कीम्स बना रही है जिससे कि जो एजुकेशन लेवल है इंडिया की वो अच्छे से डेवलप हो सके. सो अगर हम कहें लिटरेसी इज नॉट ओनली ए राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली. सो हम कह सकते हैं कि लिटरेसी जो है वो एक राइट है जो कि हर इंसान को मिलना चाहिए. इसके तहत जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं, जैसे कि आप सब जानते हो सर्व शिक्षा अभियान, जिससे जो भी बच्चे हैं बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो देना है. इट्स द प्रॉमिस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक इसी तरह से जिस तरह से लिटरेसी एक राइट है उसी तरह से हमें भी हर उस राइट्स को परफॉर्म करने का मौका मिलता है, सच एज ड्यूटीज, और वो सारे राइट्स जो कि हम उसको प्रॉपरली इंजॉय करते हैं, जैसे कि हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं. So basically, literacy among males is nearly about 6.16% higher than females. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मेल लिटरेसी रेट है वो ज्यादा है कंपैरिजन टू द वुमेन. सो अगर हम 2011 सेंसस की बात करें, सो लिटरेसी रेट वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार. अगर हम बात करें तो केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है इंडिया में और बिहार में सबसे ज्यादा कम है. सो बेसिकली हम कह सकते हैं ये फर्स्ट में है और दिस इज इन लास्ट, अगर हम कहें जो भी स्टेट्स है इंडिया में. सो द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपेंडेड टू over 8.58 lakhs in 2013-14. This huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high rate of dropouts. So हम कह सकते हैं ये जो लिटरेसी रेट है ये इतना डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि जो भी प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारे इंडिया में जो बने हैं, अगर अभी तक हम कहें तो देयर आर 8.58 लाख इन 2013-14. लेकिन इसमें क्या है, जो पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग. सो हम कह सकते हैं हमारे स्कूल्स जो हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, इसमें पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है क्योंकि जो भी टीचर्स हैं दे आर अंडर क्वालिफाइड या फिर लेस एजुकेटेड या फिर लेस एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है. और आफ्टर ए मैट्रिकुलेशन और इंटर बच्चे जो है वो क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, मीन्स या फिर स्कूल ड्रॉप आउट. इसी तरह से क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसे कि हम कह सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर टीचिंग फैकल्टीज नहीं है, जिसकी वजह से जो है स्कूलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो हर साल ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से. सो क्लास, government has taken so many steps to increase the literacy rate of India. So let's see how Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years. So हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं या फिर जो बेसिक फैसिलिटीज स्कूल में नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है जिसे हम लोग सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं. आप सब जानते हैं कि हर विलेजेस में सर्व शिक्षा अभियान या फिर हर स्टेट में है. सो बेसिकली ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है. इस स्कीम के तहत जो भी बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जब तक वो 14 ईयर्स की नहीं हो जाते हैं. मीन्स हम सब कह सकते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. सो आर्टिकल 21A of the Indian Constitution provide free and compulsory education of all children below age of 14. So हम कह सकते हैं ये जो शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान है ये किसके अंडर में काम करता है, आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको फॉलो करते हुए सर्व शिक्षा अभियान जो है इसके अंडर में काम करता है. सो गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे स्कीम्स निकाले जिससे कि बच्चे जो है वो पढ़ने जाए और वो कुछ जो एलिमेंट्री एजुकेशन है कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन उनको मिल जाए, मीन्स 10वीं तक या फिर 10वीं तक जो है वो कम से कम पढ़ ले. सो मिड डे मील्स स्कीम्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन
ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन स्टेटस। सो गवर्नमेंट ने ये जो बच्चे हैं बिलो 14 ईयर्स के, इनको जो है वो पढ़ाई के लिए और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिड डे मील स्कीम्स जो है वो शुरू की है। जैसे कि हम लोग हिंदी में उसे क्या मध्य भोजन कहते हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल में मिलता है और आप सब जानते भी होंगे। तो यहाँ पे ये इसलिए किया गया है ताकि बच्चों को एनकरेज किया जाए, किसके लिए, अटेंडेंस के लिए और रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, तो हम कह सकते हैं। और तीसरा जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस। सो हम सब जानते हैं कि बेसिकली अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार इज ए पुअर स्टेट एंड बिहार हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे लिटरेसी सबसे ज्यादा कम है और यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है बच्चों का वो भी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मिड डे मील स्कीम के तहत पहला ये अटेंशन रहता है कि बच्चे जो है स्कूल में जाने लगे, पढ़ाई के लिए नहीं तो कम से कम खाने के लिए। बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो एक्चुअली खाने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए, लेकिन इससे होता क्या है कि पढ़ाई के खाने के साथ साथ उनको पढ़ाई भी हो जाती है और कहीं ना कहीं वो जो है थोड़ा बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं। सो पहला मोटो ये है कि जो अटेंडेंस है वो बढ़ जाए स्कूल में, मीन्स बच्चे जाने लगे। उसके बाद रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स चिल्ड्रन जो है वो स्कूल में अब उनका मन लग जाए। और तीसरा जो है जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बच्चों का वो भी इंक्रीज हो जाए। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम शुरू की है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने, जैसे कि आजकल आप देख सकते हो कि जो भी बच्चे 80 एबोल आते हैं या फिर फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, गवर्नमेंट उसको साइकिल देती है, छात्रवृत्ति देती है जिसको हम लोग स्टाइपेंड कहते हैं, स्टाइपेंड भी देती है और कुछ पैसे देते हैं ताकि बच्चे जो है ड्रेस खरीद सके। इसी तरह से बहुत सारे स्कीम्स निकाले गए हैं स्कूल्स में ताकि बच्चे जो है वो पढ़ने में इंटरेस्ट लें। सो अगर हम बात करें उससे हायर लेवल की, सो द 12th प्लान, जो गवर्नमेंट का जो 12th एजुकेशन प्लान है उसके तहत जो है एंडेवर टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सो गवर्नमेंट ने जो 12th प्लान में GER बनाया है, जिसे हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, इसके तहत जो है वो गवर्नमेंट बच्चों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो हायर एजुकेशन में कौन कौन से आएंगे, और हायर एजुकेशन जो है किसके लिए है, 18 to 23 ईयर्स के बच्चों के लिए, जो कि इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, वोकेशनल कोर्स होगा, IT सेक्टर्स होंगे, डिस्टेंस एजुकेशन एक्सेट्रा। वोकेशनल कोर्स आप सब जानते होंगे, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ाई करने को हम क्या कहते हैं, वोकेशनल कहते हैं। जैसे कि हम कहें कि हम सिर्फ कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, मीन्स ओनली कंप्यूटर्स, सो उसको हम क्या कहेंगे, वोकेशनल। या फिर हम किसी जर्नलिज्म कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वोकेशनल कोर्स हो जाएगा। या फिर हम सीधे सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, वोकेशनल कोर्स। फिर उसके बाद IT सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हम सब जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें सॉफ्टवेयर ये सब डेवलपमेंट होता है। उसके बाद फिर हम कहेंगे डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक चीज और भी है, जो बच्चे रेगुलरली कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते हैं वो वहाँ पे डिस्टेंस से क्या कर सकते हैं, अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। डिस्टेंस में वो जाकर के एग्जाम देंगे और उसी तरह से उनको डिग्रीज मिल जाएगी। सो गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं या फिर प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं टू हायर द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। So class, let's move to our next topic, health. So the health of a person helps him to realize his her potential and ability to fight illness. So class, there is a proverb, एक कहावत है कि हेल्दी शरीर में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मीन्स ए हेल्दी बॉडी क्रिएट्स ए हेल्दी माइंड। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जो है अपने पोटेंशियल को, अपनी एबिलिटी को पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है और कितनी एबिलिटी है टू डू ए पर्टिकुलर थिंग। ठीक इसी तरह से आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज। तो हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो नेशनल पॉलिसी है उसका भी मेन एम है कि हम क्या करें, हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज पे बहुत ज्यादा काम करें ताकि जो पीपल है, जो पॉपुलेशन है वो क्या हो, हेल्थी हो और एक एसेट में कन्वर्ट हो। सो इंडिया हैज बिल्ट ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर require a primary, secondary and a tertiary sector in government as well as in private sector. So government ने
हेल्थ सर्विसेज को या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हॉस्पिटल्स जो है वो बहुत ज्यादा बनाया है। कहाँ पे? प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्शियरी लेवल पे, मीन्स विलेज में, स्टेट में और सेंटर में। एज वेल एज बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं टू गिव सर्विस टू द हेल्थ केयर। ठीक उसी तरह से अब ये सब का भी जो भी पॉलिसीज है, स्कीम्स है, उसका मेन मोटो ये भी है कि जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, जो IABR हम उसको कहते हैं, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर हमारा सही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो हेल्थ केयर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज डेथ ऑफ यंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 per 1000 लाइव बर्थ। सो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है कि जो बच्चे पैदा हुए पर 1000 पे जितने बच्चे पैदा हुए हैं वो एक साल के अंदर में उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मीन्स एक साल के अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर की वजह से, उसी को हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। सो हम कह सकते हैं अभी जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है इंडिया की वो बहुत ही अच्छी है, और नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ में, मीन्स एक साल के अंदर में जो बच्चे जो मरते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सो इसके हिसाब से हमारा जो कंट्री है अब वेल डेवलप्ड है किस पे? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सो ह्यूमन मोर्टालिटी रेट भी कम हो गई है, सेक्स रेशियो एंड बर्थ रेट और डेथ रेट में भी कमी आई है, और हम इसके बेस पे हम कह सकते हैं जो हेल्थ केयर है इंडिया में बहुत ही अच्छा है।